वेलकम टू नेक्स्ट इंडिया। आज है 28 जून 2021 और 28 जून 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अंत में मैं आपको से क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में बताना जरूरी है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कॉमेंट तथा शेयर करना ना भूले तथा वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, आप उस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लें तथा उसके बगल में बेल आइकन दिख रहा होगा, उस बेल आइकन को जाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि हमारे तरफ से आने वाले सभी अपडेट्स आपको तुरंत ही मिल जाए और आप वीडियो को पूरे ध्यान से देख पाएँ। तो चलिए, यदि आप वीडियो के PDF फाइल पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल पर आपको सारे के सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष 26 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा नशीली दवाओं के दुरुपयोग से मुक्त अंतर्राष्ट्रीय समाज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई और सहयोग को मजबूत बनने के अपने दृढ़ संकल्प की अभिव्यक्ति के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस का थीम है शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग्स सेव लाइव्स। यह 7 दिसंबर 1987 को फैसला किया गया था संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कि 26 जून को नशीली दवाओं और दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा। यह ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय द्वारा मनाया जाता है। तो इस कार्यालय का मुख्यालय है वीना, ऑस्ट्रिया में तथा इसका स्थापना 1997 में हुआ था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा घोषित स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 घोषित किया है, जिसमें इंदौर मध्य प्रदेश और सूरत गुजरात ने अपने समग्र विकास के लिए संयुक्त रूप से पुरस्कार जीता है, जबकि उत्तर प्रदेश सभी राज्यों में शीर्ष पर उभरा है। इसके बाद मध्य प्रदेश और तमिलनाडु सिटी अवार्ड 2020 के तहत सामने आए हैं। स्मार्ट सिटी पुरस्कार सामाजिक पहलुओं, शासन, संस्कृति, शहरी पर्यावरण, स्वच्छता, अर्थव्यवस्था, निर्मित पर्यावरण, जल, शहरी गतिशीलता के विषयों पर दिए गए हैं। बात ये उत्तर प्रदेश के बारे में तो जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में, यह मैप में उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य बिहार के बगल में है। तो इसका राजधानी लखनऊ है। यहाँ का गवर्नर आनंदीबेन पटेल है तथा यहाँ का CM योगी आदित्यनाथ है, जो एक बीजेपी पार्टी से हैं। यहाँ पर 80 लोकसभा सीटें हैं तथा 31 राज्यसभा सीटें हैं तथा विधानसभा सीटों की कुल संख्या 403 है। यहाँ पर 100 विधान परिषद सीटों की संख्या भी है, जिसमें 90 इलेक्टेड है तथा 10 नॉमिनेट किए जाते हैं। यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक ISC-1 को कब तक चालू करने की योजना रखा है? तो हाल ही में भारत सरकार द्वारा यानी भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा 2022 तक इसे चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। यह है ISC-1 का नज़ारा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सूचित किया है कि भारत में के पहले स्वदेशी विमान वाहक ISC-1 को 2022 तक चालू करने की योजना है। एक बार चालू होने के बाद वाहक को भारत के पहले विमान वाहक की याद में INS विक्रांत के रूप में नाम दिया जाएगा। नया नाम इसे दिया जाएगा फिर से। ISC के बारे में जान लेते हैं। ISC-1 वाहक कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड यानी CSL कोची केरल में एक सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत बनाया जा रहा है। इसमें डिजाइन से लेकर इस्तेमाल होने वाले प्रमुख स्टील के हथियार भी 75% तक स्वदेशी है। ISC-1 नौसेना में शामिल होने से पहले समुद्री परीक्षण की एक श्रृंखला से गुजरना पड़ेगा। बात की है इसके बारे में राजनाथ सिंह। तो राजनाथ सिंह के बारे में जान लेते हैं। यह भारत के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। यह डिफेंस मिनिस्टर भारत के हैं तथा इनका जन्म 10 जुलाई 1951 को हुआ था। यह बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी से है। इसका स्पाउस का नाम है सवित्री सिंह।
चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यह है इमेज में राजनाथ सिंह। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एनएसडीसी और किस सोशल मीडिया ने भी मिलकर हाल ही में डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो हाल ही में एनएसडीसी और व्हाट्सएप ने मिलकर भारत में एक डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। एनएसडीसी और व्हाट्सएप ने डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम शुरू करने के लिए गठबंधन की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य भारत के युवाओं को डिजिटल कौशल पर प्रशिक्षित करना है ताकि उन्हें रोजगार के लिए तैयार किया जा सके। यह साझेदारी सहयोग अर्थात व्हाट्सएप डिजिटल कौशल अकादमी और प्रधानमंत्री कौशल केंद्र और व्हाट्सएप बिजनेस ऐप प्रशिक्षण के सत्र के दो व्यापक क्षेत्रों की पहचान करती है। इस कार्यक्रम के माध्यम से स्कूल और विश्वविद्यालय के छात्रों को डिजिटल और ऑनलाइन कौशल को आत्मसात करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा, जो व्हाट्सएप और एनएसडीसी को डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रमाणन करेगा। अब बात हुई है व्हाट्सएप और एनएसडीसी के बारे में, तो जान लेते हैं एनएसडीसी और व्हाट्सएप के बारे में। एनएसडीसी यानी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, इसके सीईओ मनीष कुमार है तथा इसके फाउंडर तथा इन्हें फाउंड किया गया था 21 जुलाई 2008 को, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। बात हुई है मोबाइल एप्लीकेशन व्हाट्सएप के बारे में, तो जान लेते हैं व्हाट्सएप के बारे में। व्हाट्सएप के ओरिजिनल ऑथर है ब्रियन एक्टन तथा जॉन कॉम, तथा इसे फेसबुक द्वारा अब डेवलप किया जा रहा है, यानी फेसबुक अब इसे खरीद लिया है। शुरू में भी डेवलप किया गया था फेसबुक के द्वारा ही, व्हाट्सएप एलएलसी के द्वारा, जो कि अब फेसबुक आईएनसी के द्वारा डेवलप किया जा रहा है आगे की ओर। अब इसका इनिशियल रिलीज हुआ था जनवरी 2009 में, यानी 12 वर्ष पहले इस ऐप का रिलीज इन हुआ था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में ईपीजीएस नामक प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में एलआईसी ने ईपीजीएस नामक प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। एलआईसी यानी लाइफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जीवन बीमा निगम ने ईपीजीएस नामक एक केंद्रीकृत वेब आधारित वर्कफ्लो आधारित आईटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस नया प्रौद्योगिकी मंच ईपीजीएस बैंकिंगीकरण के उच्च स्तर के साथ एक केंद्रीकृत संग्रह और भुगतान लेखांकन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे स्वचालित मिलान के साथ निर्बाध और एकीकृत बैंकिंग के बहुत नवीन सुविधाएं प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह प्रणाली ग्राहक पोर्टल के माध्यम से व्यापक स्व सेवा क्षमता प्रदान करने में सक्षम है। इस पोर्टल पर कॉर्पोरेट ग्राहक अपना डेटा देख सकेंगे, कार्रवाई योग्य प्रक्रिया शुरू कर सकेंगे और दावों को दर्ज और ट्रैक कर सकेंगे। बात हुई है एलआईसी के बारे में, तो जान लेते हैं एलआईसी के बारे में। एलआईसी का फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। इस एलआईसी के अध्यक्ष हैं एमआर कुमार तथा इसका मुख्यालय मुंबई है तथा इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। इसके फाउंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है तथा इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस तथा भारत सरकार है। इसका कई सब्सिडरी है, जैसे कि एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, आईडीबीआई बैंक तथा कई फाइनेंस सब्सिडरीज है इसके। चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना लॉन्च की है? तो हाल ही में दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना लॉन्च किया है। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण एक सदस्य को खोने वाले परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। समाज कल्याण विभाग की सूचना के अनुसार महामारी के बीच एक सदस्य को खोने वाले प्रत्येक परिवार को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। उन परिवारों को भी 25,000 रुपये प्रतिमाह प्रदान की जाएगी पेंशन के रूप में, जिन्होंने कोविड-19 महामारियों के कारण एकमात्र कमाने वालों को खो दिया है। जिन बच्चों ने अपने माता पिता या एकल परिवार दोनों में से कोविड-19 को खो दिया है, उन्हें भी 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक 2500 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाएंगे। दिल्ली सरकार उन्हें मुफ्त शिक्षा भी प्रदान करेगी। बात हुई है दिल्ली सरकार के बारे में, तो जान लेते हैं दिल्ली के बारे में। दिल्ली एक यूटी है, एक छोटा सा यूटी है, देखिए मैप में छोटा सा रेड कलर से डिनोटेड है, यह है दिल्ली। इसकी राजधानी न्यू दिल्ली है तथा यहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल है। यहाँ का लेटेस्ट सीएम है अरविंद केजरीवाल जी तथा यहाँ पर 7 लोकसभा सीटें हैं, 3 राज्यसभा सीटें हैं तथा 70 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ का एक मुख्य नेशनल पार्क है जिसका नाम है नेशनल जूलॉजिकल पार्क। यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत और किस देश ने संयुक्त रूप से टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स लॉन्च किया है, यानी TIWB लॉन्च किया है? तो हाल ही में भारत और
भूटान ने संयुक्त रूप से TIWB लॉन्च किया है। भारत और भूटान ने संयुक्त रूप से टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स लॉन्च किया है। इसे भूटान के कर प्रशासन को मजबूत करने के लिए लॉन्च किया गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय कराधान और हस्तांतरण मूल्य निर्धारण पर ध्यान केंद्रित करेगा। TIWB कार्यक्रम का उद्देश्य विकासशील देशों के बीच तकनीकी जानकारी और कौशल को उनके कर लेखा परीक्षकों को हस्तांतरित करके और सामान्य लेखा परीक्षक की प्रथाओं और ज्ञान उत्पादों के प्रसार को उनके साथ साझा करके कर प्रशासन को मजबूत करना है। यह कार्यक्रम भारत और भूटान के संबंधों को में एक और मील का पत्थर इसे 24 महीनों की अवधि में पूरा किया जाएगा। जान लेते हैं TIW के बारे में। टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स का पहल 2015 में शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य विकासशील देशों को ऑडिटिंग क्षमता को मजबूत करना है। यह UNDP और OECD की एक संयुक्त रूप से पहल है। TIW पहल ने 45 देशों में 80 कार्यक्रम पूरे कर चुके हैं। बात हुई है भूटान के बारे में, तो जान लेते हैं भूटान की राजधानी थिम्पू है तथा भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग है। यहाँ की मुद्रा भूटानी नेगुल्ट्रम है तथा यहाँ इंडियन रूपी भी वर्क करता है। यह है वर्ल्ड मैप में छोटा सा राज्य भूटान। यह है इसका इंडिविजुअल मैप, आप इससे ध्यान से देख लीजिएगा। इसके नीचे में इंडिया है तथा ऊपर में चाइना है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यातना पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में 26 जून को यातना पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। हर साल 26 जून को यातना पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर मनाया जाता है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव यातना के बारे में लोगों की जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह न केवल अस्वीकार्य है बल्कि यह एक अपराध भी है। अब चलते हैं, पहली बार यह 26 जून 1998 को यातना के पीड़ितों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा यह मनाया गया था। अब चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, देश भर में उद्यम और उपभोक्ता क्षेत्रों में 5G को सशक्त बनाने के लक्ष्य के साथ रिलायंस जियो और किसने सहयोग कर रहा है? तो हाल ही में देश को 5G को सशक्त बनाने के लिए रिलायंस जियो और गूगल क्लाउड दोनों मिलकर सहयोग कर रहे हैं ताकि 5G पूर्ण रूप से डेवलप हो सके। रिलायंस जियो इन्फोटेक और गूगल क्लाउड देश भर में उद्यम और उपभोक्ता क्षेत्रों में 5G को सशक्त बनाने के लक्ष्य के साथ एक व्यापक दीर्घकालिक रणनीतिक संबंध शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा रिलायंस गूगल क्लाउड के स्केलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी लाभ उठाएगी, जिससे उसके खुदरा व्यापार को बेहतर परिचालन दक्षता प्राप्त करने, आधुनिकीकरण और विकास के पैमाने और ग्राहक को बेहतर प्रदर्शन और अनुभव प्रदान करने में मदद मिलेगी। बात हुई है रिलायंस जियो तथा गूगल क्लाउड के बारे में, तो जान लेते हैं दोनों के बारे में। गूगल क्लाउड यानी गूगल के CEO हैं सुंदर पिचाई तथा इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 को कैलिफोर्निया यानी USA में हुआ था। गूगल के संस्थापक लैरी पेज तथा सर्गी ब्रिन। तथा बात हुई है यह गूगल क्लाउड का लोगो। बात हुई है जियो के बारे में, तो जियो के बारे में जान लेते हैं। जियो का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जियो प्लेटफॉर्म है तथा इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है तथा इसके फाउंडर मुकेश अंबानी जी हैं। यह 2007 में फाउंड किया गया था। इसके सब्सिडियरी है LYF रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में BIS के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत का बैंक क्रेडिट टू GDP अनुपात 2020 में कितना बढ़ा है? तो हाल ही में BIS के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत का बैंक क्रेडिट टू GDP अनुपात 2020 में 56% बढ़ गया है। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट यानी BIS के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021 यानी 2021 में वृद्धिशील विकास वृद्धि 59 साल के निचले स्तर 5.56% पर होने के बावजूद बैंक क्रेडिट टू GDP अनुपात 2020 में 5 साल के उच्च स्तर 56% थोड़ा अधिक पहुंच गया है। वर्ष के लिए 2020 आंकड़ों के अनुसार BIS आंकड़ों के अनुसार 56.075% क्रेडिट टू GDP अनुपात में कुल बकाया बैंक ऋण 2020 में देश में 1.52 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर था, लेकिन यह अभी भी अपने सभी एशियाई साथियों के बीच दूसरे सबसे कम है। बात हुई है BIS के बारे में, तो जान लेते हैं BIS के बारे में। BIS का फुल फॉर्म होता है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। इसका हेडक्वार्टर बेसेल स्विट्जरलैंड में है तथा इसके फाउंड किया गया था 17 मई 1930 को। इसके 62 सेंट्रल बैंक अभी
मेंबर्स हैं तथा इसका जनरल मैनेजर अगुस्टिन कार्स्टेन है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य रेबीज से मुक्त होने वाला पहला राज्य बन गया है? तो रेबीज से मुक्त होने वाले भारत का पहला राज्य बन गया है गोवा। हाल ही में गोवा सरकार ने यह रिपोर्ट किया है कि पिछले 3 सालों में एक भी केस रेबीज का नहीं आया है, जिसकी वजह से इन्होंने पिछले वेडनेसडे को गोवा को फ्री रेबीज स्टेट इन द कंट्री घोषित कर दिया है। फर्स्ट फ्री रेबीज स्टेट घोषित कर दिया है। बात हुई है गोवा के बारे में, तो जान लेते हैं गोवा के बारे में। गोवा यह छोटा सा राज्य है गोवा, जो कि कर्नाटक के बगल में स्थित है। ऊपर में महाराष्ट्र है, नीचे में केरला है। गोवा की राजधानी पणजी है। यहाँ का गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी है तथा यहाँ का प्रमोद सावंत सीएम है। पर 2 लोकसभा सीटें हैं तथा 1 राज्यसभा सीटें हैं, 40 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है अंशी नेशनल पार्क। अब जान लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक ने केरल की आपदा तैयारियों का समर्थन के लिए कितने मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है? तो हाल ही में विश्व बैंक ने केरल की आपदा तैयारियों का समर्थन के लिए 125 मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है। यह इसका आंसर ऑप्शन बी है। यह लेटेस्ट न्यूज जिसमें 125 मिलियन डॉलर ने वर्ल्ड बैंक ने केरल सरकार को दिया है। बात हुई है वर्ल्ड बैंक के बारे में, तो जान लेते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट डेविड मालपास है तथा इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। तो इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैंक ग्रुप है। इसकी स्थापना जुलाई 1944 को हुई थी। इसके फाउंडर हैं जॉन माइनार्ड केनस तथा हैनी डेक्स्टर व्हाइट। अब चलते हैं अगले, उसके पहले जान लेते हैं केरल के बारे में। चर्चा हुई तो केरल के बारे में। यह साउथ में केरल स्टेट, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यहाँ का गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान जी है। पिनराई विजयन यहाँ का सीएम है। 20 लोकसभा सीटें हैं, 9 राज्यसभा सीटें हैं। विधानसभा सीटों की कुल संख्या 140 है। यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है अनामुराई सोलन नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क, माथीकेटन नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क तथा पदम्बम नेशनल पार्क यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है, जो कि बहुत ही फेमस है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 से लड़ने के लिए कोल्ड चेन सिस्टम बनाने के लिए भारत को 9.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है? तो हाल ही में जापान ने, इसका आंसर है ऑप्शन बी। हाल ही में जापान ने कोविड-19 से लड़ने के लिए कोल्ड चेन सिस्टम बनाने के लिए भारत को 9.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है। जापान ने फ्राइडे को अनाउंस किया है कि भारत को 9.3 मिलियन यूएसडी डॉलर कोल्ड चेन सिस्टम बनाने के लिए दिया जाएगा। सहायता के रूप में यह राशि प्रदान की जाएगी। बात हुई जापान के बारे में, तो जान लेते हैं जापान के बारे में। यह जापान का इंडिविजुअल मैप, आप पूरा ध्यान से देख लीजिएगा। यह वर्ल्ड मैप में जापान तथा जापान की राजधानी टोक्यो तथा यहाँ की करेंसी जापानीज येन है। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पूर्ण रूप से बंद मास्क को फिर से दोबारा चालू किया है? तो दोस्तों जान लेते हैं, कुछ दिन पहले न्यूज में हमने जाना था कि इजराइल देश पूर्ण रूप से मास्क को बंद कर दिया है, क्योंकि वहाँ पूर्ण रूप से मास्क को बंद कर दिया था क्योंकि वहाँ पर कोविड-19 केसों लगभग खत्म हो चुकी थी। लेकिन कोविड-19 केसेस बढ़ने के कारण वहाँ पूर्ण रूप से फिर से अनिवार्य रूप से मास्क को चालू कर दिया गया है। यानी इसका आंसर है ऑप्शन बी। बात हुई है इजराइल के बारे में, तो जान लेते हैं इजराइल के बारे में। यह इजराइल का इंडिविजुअल मैप, इजराइल की राजधानी जेरूसलम है तथा यहाँ का करेंसी इजरायली शेकेल है। यह है वर्ल्ड मैप में छोटा सा देश इजराइल, जो कि यह मिडिल ईस्ट, वर्ल्ड के मिडिल ईस्ट में पड़ता है। अब जान लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला और आज का अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक जीतने वाला भारत का भारतीय प्रथम तैराक कौन बना है? तो साजन प्रकाश ने टोक्यो ओलंपिक जीतने वाला प्रथम भारतीय तैराक बने हैं। यह है इमेज में साजन प्रकाश। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स का में पहला भारतीय तैराक है जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स को जीत लिए हैं। अब चलते हैं कल के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन की ओर। कल का वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने आधिकारिक तौर पर विंडोज का कौन सा वर्जन लॉन्च किया है? तो हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने आधिकारिक तौर पर विंडोज का वर्जन 11 लॉन्च किया है, यानी विंडोज 11 लॉन्च किया है। 3 दिन पहले तक यह विंडोज 10 तक ही था, अब यह विंडोज 11 लॉन्च हो गया है। अब चलिए चलते हैं, आपके लिए आज का क्वेश्चन है। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध छायाकार और मलयालम फिल्म निर्देशक
89 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने कितनी बार राष्ट्रीय पुरस्कार जीत लिए हैं? तो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें, तथा प्रत्येक महीने से होने वाले, माने इस महीने से यानी जून से होने वाले प्रत्येक दिवस को आप एक लिस्ट वाइज, सीरियल वाइज आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि आपको प्रत्येक महीने का डे आपको ध्यान में रहे, आप कभी भूल ना पाए, तथा इसे हमेशा आपके जुबान पर रहे। तो यह आज का सेशन हमारा यही तक था। यह हमारा है नेक्स्ट इंडिया नाम का चैनल, आप इससे सब्सक्राइब करना ना भूलें, तथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट तथा शेयर जरूर करें। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, उस पर जाकर क्लिक कर ले, तथा आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तथा उसके बगल में बेल आइकन का बटन दिया है, उसे भी प्रेस कर लें, ताकि हमारे तरफ से आने वाले सभी अपडेट्स आपको जल्दी पहुँच जाए। आप हमें फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर सभी जगह फॉलो कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लें, ताकि वहां पर सभी पीडीएफ दिया हुआ है, आप उसे सभी के सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर लें, तथा एक साथ आप पीडीएफ पढ़ने में आसानी होगी। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहे, पढ़ते रहे, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें ताकि लोग, खास करके महिलाएं, आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।